अपनी पिछली क्लासेस में हमने देखा कि भारत के प्राचीन संस्कृत भाषी लोगों को विदेशी आर्य घोषित करने वाले दावों का जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इनका कोई मजबूत आधार नहीं दिखता, बल्कि ऐसे तथ्य बड़ी मात्रा में सामने आते हैं जो इस बात की प्रबल संभावना दर्शाते हैं कि अतीत में वैदिक लोग ही भारत से बाहर के देशों में गए, ना कि बाहर से कोई विदेशी आर्य भारत में आए। लेकिन फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि अतीत को कभी भी पूरी सटीकता से नहीं जाना जा सकता। बीते दौर के जो साक्ष्य सामने आ चुके हैं, बस उन्हीं के आधार पर हम अतीत की तस्वीर बना लेते हैं। पूरी संभावना है कि कल को कोई नया साक्ष्य अतीत के अंधेरों से निकलकर इस तस्वीर पर अलग ही रोशनी डाल दे, और परसों कोई अन्य साक्ष्य समय के गर्भ से निकलकर इसमें कोई अलग ही रंग भर दे। न केवल अतीत के साक्ष्य, बल्कि उन्हें देखने और दिखाने का नजरिया भी बहुत मायने रखता है। यह नजरिए की भिन्नता ही तो है जिसके कारण सिंधु सभ्यता में मिले शिवलिंग किसी की नजर में उस सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई सजावटी वस्तुएं मात्र हैं, तो किसी के अनुमान में वे सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख देवता का प्रतीक हैं। ये अतीत जितना पुराना होता है, अनुमानों की सटीकता भी उतनी ही धुंधली होती जाती है। वैदिक लोग हों या प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग, यह ऐसे ही अतीत का हिस्सा है। आज की चर्चा में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतने पुराने अतीत के गहरे कुहासे में धुंधले से दिखते यह प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग, उनका विस्तार, उनकी मूल भाषा, उनका मूल स्थान, यह सब कहीं एक भ्रम, एक कल्पना तो नहीं जो चंद भाषाविदों के दिमाग में उपजी थी। देखिए, हम जानते हैं कि आर्यों को विदेशी बताने की शुरुआत भाषाई आधारों पर हुई। भारतीय और यूरोपीय भाषाओं की समानता को देखते हुए इन्हें इंडो यूरोपियन भाषाएं कहा गया और माना गया कि यह भाषाएं अतीत में किसी एक ही मूल भाषा से उपजी हैं। इसी के साथ यह अनुमान भी लगाया गया कि हजारों साल पहले उस मूल भाषा को बोलने वाले लोग किसी एक स्थान पर एक साथ रहते होंगे। बाद में वे अपने उस मूल स्थान से निकलकर अलग अलग इलाकों में जा बसे। समय के साथ उनकी भाषा में भिन्नता आने लगी और भिन्न भिन्न इंडो यूरोपियन भाषाएं अपने वजूद में आ गईं। अब यह अनुमान भी लगाना था कि वे लोग किस समय तक एक साथ रहे होंगे। इसे जानने के लिए भाषाविद कई चीजों पर ध्यान दे रहे थे। ऐसी ही एक चीज थी व्हील्ड व्हीकल्स, यानी पहिए वाले वाहन। भाषाविदों ने पाया कि इंडो यूरोपियन भाषाओं में पहिए वाले वाहनों के लिए मिलते जुलते शब्द इस्तेमाल होते हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि ऐसे वाहनों के आविष्कार के समय तक यह लोग अलग नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगर वे पहले ही अलग हो गए होते तो उनकी भाषाओं में व्हील्ड व्हीकल्स के लिए अलग अलग नाम होते, ना कि मिलते जुलते नाम। माना जाता है कि पहिए वाले वाहनों का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ होगा। इसी से यह अनुमान लगा लिया गया कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग भी 3500 ईसा पूर्व के बाद अपने होमलैंड से निकलना शुरू हो गए होंगे। अब सवाल यह उठता है कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लोगों को लेकर लगाए गए यह अनुमान कितने पुख्ता माने जाएं। देखिए, कुछ समय पहले तक माना जाता था कि भारत में लौह युग 1200 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे प्रमाण सामने आए जिनसे साबित हुआ कि भारत में तो लौह युग 1800 ईसा पूर्व के भी पहले शुरू हो चुका था। ऐसे ही कल को यदि किसी स्थान से 5500 ईसा पूर्व का कोई रथ मिल गया तो वो सारे अनुमान बदल जाएंगे जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लोगों के होमलैंड में होने और वहां से बाहर निकलने को लेकर लगाए गए। जो बात आपको समझाना चाहता हूं वह यह है कि विद्वान अतीत का जो खाका खींचते हैं वह कोई 100% सच्चा अतीत नहीं हुआ करता है। वह तो बस उस समय तक मौजूद साक्ष्यों के आधार पर लगाया गया अनुमान भर होता है, और भविष्य में नए तथ्यों के सामने आने पर वह अनुमान काफी हद तक बदल भी सकता है। अतीत के अनुमान न केवल तथ्यों के ऊपर बल्कि नजरियों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। अतीत की छवि तब भी बदल जाती है जब तथ्यों को देखने और दिखाने का नजरिया बदल गया हो। एज़टेक्स लोगों द्वारा उगाया जाने वाला टोमेटल स्पेनिश लोगों के लिए टोमेटे हो गया और अंग्रेजों के लिए टोमेटो हो गया, और फिर भारत आकर वह टमाटर हो गया। क्या इससे यह कहा जाए कि जिन भाषाओं में टमाटर के लिए यह मिलते जुलते शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन भाषाओं को बोलने वाले लोग टमाटर की खोज होने तक एक साथ रहते थे? हमें पता है कि ऐसा नहीं था।
अब जरा कल्पना कीजिए हजारों साल पुराने अतीत की। इंसान ने अभी पहिए वाले वाहनों का आविष्कार नहीं किया है। एक व्यक्ति ऐसा पहला वाहन बना लेता है और उसे अपनी पसंद का कोई नाम दे देता है। बाद में दुनिया के अन्य इलाकों में बसे लोग उस वाहन को बनाने का तरीका सीखते हैं, उसे खरीदते हैं और धीरे धीरे उस प्रकार के वाहन अलग अलग भाषाई इलाकों में जा पहुंचते हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि भिन्न भाषाई इलाकों में जाने पर भी उस वाहन को लगभग उसी नाम से संबोधित किया जाएगा जो उसके आविष्कारक ने दिया था। इसलिए पहिए वाले वाहनों के नाम हो या अन्य कोई शब्द, अनेक भाषाओं में उनकी समानता मिलने का सीधा मतलब यह नहीं हो सकता कि उनके इजाद के समय तक उन सभी भाषाओं का अलग अलग वजूद नहीं था। देखिए 1947 में एक रशियन द्वारा इजाद की गई AK-47 एक प्रसिद्ध हथियार है। चाहे इंग्लैंड हो, रशिया हो या भारत हो, सब जगह इसे इसी नाम से जाना जाता है। क्या इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाए कि AK-47 की इजाद के समय तक इन देशों के लोग एक साथ रहते थे और इनकी भाषा एक ही थी? हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इंडो यूरोपियन भाषाओं में पहिए वाले वाहनों का नाम हो या एक समान मिलने वाले कुछ और नाम, उनके आधार पर किसी एक मूल भाषा, एक मूल स्थान की कल्पना करना कितना उचित है? पूरी संभावना है कि अतीत में अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं वजूद में आई हों। उन इलाकों के लोग शिक्षा, व्यापार, विस्तार, वैवाहिक संबंध आदि अनेकों तरीकों से आपस में मिलजुल रहे हों। मेलजोल के उस दौर में उनकी भाषाएं भी एक दूसरे से शब्द व व्याकरण आदि का आदान प्रदान करके अपना अपना विकास कर रही होंगी। तो आज जो हमें इंडो यूरोपियन भाषाओं में जो समानताएं दिखती हैं, वो इस मेलजोल के कारण ही उनके अंदर आ गई होंगी, ना कि इस कारण कि वे किसी एक ही मूल भाषा से बनी हैं। अनेकों विद्वान इंडो यूरोपियन भाषाओं के अतीत को इसी नजरिए से भी देखते हैं। ऐसे विद्वानों का मत है कि मूल भाषा यानी कि कोई प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कुछ भाषाविदों की एक कल्पना मात्र है, यानी न कोई मूल भाषा थी ना ही कोई मूल स्थान था। लेकिन यदि फिर भी आप यही माने कि वाकई में कोई प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा व कोई प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड रहा होगा, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग एक ही नस्ल के थे, क्योंकि भाषा का ग्रहण तो संपर्क और प्रभाव से भी होता आया है और कई जातियों ने तो अपनी मूल भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा को ही पूर्णतः अपना लिया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। गोंड लोग एक ही नस्ल के हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में यह गोंडी भाषा बोलते हैं जो कि द्रविडियन भाषा परिवार में आती है। मध्य प्रदेश में गोंड हिंदी बोलते हैं जो कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से आती है। पूर्वी भारत में रहने वाले गोंड ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोलते हैं। नस्ल एक है लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं। अब आज के भारत में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा को नहीं जानते लेकिन अंग्रेजी को जानते हैं, और इंग्लैंड के लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। यानी ऐसे भारतीयों की और इंग्लैंड के लोगों की भाषा एक है, लेकिन हम जानते हैं कि इनकी नस्ल अलग अलग है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि भाषा विज्ञान में इस्तेमाल होने वाले इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानियन, इंडो आर्यन जैसे शब्द भाषाई समानता को बताते हैं, ना कि नस्लीय समानता को। आर्यन नस्ल का भ्रम बनाने वाले प्रमुख लोगों में शुमार मैक्स मुलर ने भी कहा था कि आर्यन शब्द भाषा समूह का सूचक है, किसी नस्ल का नहीं। एक और तरीके से समझिए, भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, लेकिन संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या 1000 साल बाद लोग इस आधार पर कि भारत के संविधान की भाषा अंग्रेजी थी, यह अनुमान लगाएं कि भारत में संविधान बनाने वाले लोग ब्रिटिश मूल के थे? उनकी संस्कृति, सभ्यता सब ब्रिटिश मूल की थी। यानी भाषा के विदेशी साबित होने पर भी उसके बोलने वालों की नस्ल, सभ्यता या संस्कृति विदेशी साबित नहीं हो जाती, तो संस्कृत के संबंध में तो भाषा भी विदेशी साबित नहीं हुई है। फिर किस आधार पर वैदिक लोगों को विदेशी नस्ल का घोषित किया जा सकता है? किस आधार पर वैदिक सभ्यता और संस्कृति को विदेशी घोषित किया जा सकता है? लेकिन लोग कर देते हैं। तो चर्चा का सार यह है कि हम समझें कि प्राचीन अतीत के दावे अक्सर बस अनुमान होते हैं। वे अर्ध सत्य तो हो सकते हैं लेकिन पूर्ण सत्य नहीं, अकाट्य सत्य नहीं। इसीलिए किसी को भी अतीत के आधार पर खुद को महान या हीन समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। किसी को विदेशी या मूल निवासी घोषित करने की मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जागरूक रहिए, कहीं हम अतीत के धुंधले अनुमानों के कारण अपने वर्तमान व भविष्य की तस्वीर खराब न कर लें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर
कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।